हेलो एवरीवन, मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन सीरीज का ये है आपका वीडियो 14, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं फार्मूला से रिलेटेड डायरेक्ट सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ऑलरेडी 13 आपके चैप्टर वाइज वीडियो आ चुके हैं फार्मूला के, नहीं देखे हैं यहाँ पर लिंक आ रही होगी, यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले एकदम बेसिक चीज़ बता देता हूँ, ये एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है साइन, इस पे पहले एक्स पे जाते हैं फिर वाई पे, तो प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे से आपका प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, जो एक्स और एक कोऑर्डिनेट को किस एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर हिंदी में भुज और कोटि बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, सबसे बेसिक आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। मान लीजिए ए कोई पॉइंट है, बी पॉइंट है, और इसके बीच हमें अगर डिस्टेंस निकालनी है, ये ए बी या फिर डी निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है आपका क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले ये आपका फार्मूला हो गया डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दूसरा आप सब ध्यान से समझिएगा, जैसे एक कोई ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और आपको क्या निकालना है, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड जो होता है वो यहाँ पे कहीं आता है ना, ये देखिए, ये जो पॉइंट होता है तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको सेंट्रॉयड बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट का फार्मूला डायरेक्ट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट का फार्मूला हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। तीसरा, मान लीजिए यही एक ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, और आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसको एरिया का फार्मूला ये होता है। ये मैं आपको याद करा देता हूँ ट्रिक के माध्यम से। देखो कैसे करते हैं, 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बट समझा दे रहा हूँ। x1 लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस x2 लिखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस x3 लिखते हैं और क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, आई थिंक चीज़ें विजिबल होंगी आपको। जी हाँ, विजिबल है, तो ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्या कहा, x1 x2, पहले x को उठाइए, x1 x2, और यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, x1 हो गया प्लस x2 हो गया और ब्रैकेट लगा दीजिए और प्लस x3 हो गया। ठीक है, याद करने का तरीका है। अब देखो, अब x का काम खत्म, अब कौन आएगा, y। तो y में 1 के बाद क्या आता है, तो जवाब आएगा सर 2 आता है। x1 लिख दिया, x2 लिख दिया, x3 लिख दिया। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, और 2 के बाद क्या आता है, 3, बीच में माइनस लगा दो। x2 ऑलरेडी लिखे हुए हो, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3 आ गया, और 3 के बाद 4, तो 4 तो कोऑर्डिनेट ही नहीं है, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 के बाद 1 माइनस लगा दिए, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल फार्मूला। क्लियर हो गया। अच्छा, और एक चीज़ बस ऐसे ही ध्यान से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एरिया बाउंडेड बाई मॉड ऑफ एक्स है प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 है, और इससे जो बनेगा इसका फिगर कुछ इस हिसाब से बनता है। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें दिख रही होंगी, इसका फिगर कुछ इस हिसाब से बनता है। और पूछ लिया जाए, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी एसएससी वगैरह में पूछा गया है, इससे एरिया जो बनेगा, एरिया बाउंडेड बाई दिस, इस फॉर्मेट में दिया, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है 6 का स्क्वायर, मतलब RHS का डायरेक्ट स्क्वायर। बस काम खत्म, खास इसका कोई रोल नहीं था, इसको ध्यान से समझो। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, जैसे ए और बी कोई दो कोऑर्डिनेट है, और उसको एक पॉइंट पी जो है वो m1 इंटू m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ध्यान दीजिए, m1 और m2 क्या है, रेशियो, दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो x कॉमा y होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही कॉमा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर दो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये आपका x कॉमा इस कोऑर्डिनेट का, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, m और m2 क्या है, रेशियो। क्लियर हो गया। अच्छा, और ध्यान से समझिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है कि आपको रेशियो दिया नहीं होता है, मतलब ये m1 m2 ना देके आपसे, मतलब m1 m2 जो रहेगा वो पूछा जाएगा, दिया नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, कह देता है 1:2 के रेशियो में ये पॉइंट जो है इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे तो m1 m2 दे दिया। कभी कभी होता है m1 m2 नहीं देता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ रेशियो इज नॉट गिवन, तो हम m1 और m2 को मान लेते हैं k:1 के रेशियो में, तो m1 की वैल्यू k ले लेते हैं, m2 की वैल्यू 1 ले लेते हैं। उसके बाद फिर आप देख लीजिए, यहाँ पे m1 की जगह k रख दिया
और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आप ये पॉइंट आपको पता होता है तो वहाँ से k की वैल्यू आ जाती है। इन व्हाट रेशियो करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको k:1 का रेशियो मान लेना है और फिर इसको इससे इक्वेट कर देना है और इस कोऑर्डिनेट को इससे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। किसी किसी केस में p जो है वो मिड पॉइंट कह देता है, तो मिड पॉइंट अगर हो जाता है तो जैसे a है और b है, p मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट मतलब m1 और m2 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ m1 m2 जब बराबर आप कर दोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ भी m1 सपोज कर लो m1 m2 बराबर m, तो m प्लस m प्लस m प्लस m, तो ये m कॉमन ले लो और ये 2m हो जाएगा, तो m से m कट जाएगा, क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से समझिए, स्लोप के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। स्लोप या फिर प्रवणता आई थिंक हिंदी में बोलते हैं। तो स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है वो क्या होता है, स्लोप हो जाता है। देखिए एंटी क्लॉक, स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और tan थीटा से भी रिप्रेजेंट। अगर थीटा पता है, मान लो थीटा दे दिया 30 डिग्री, स्लोप पूछा जाए तो tan 30 मतलब 1/√3। दूसरी चीज़, अगर जो कोऑर्डिनेट दिया है तो स्लोप की वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट दिया और इसका स्लोप पूछा जा रहा है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कोऑर्डिनेट दिया हो तो ये होगा और एंगल दिया हो तो ये होगा। आई थिंक क्लियर हो गया। दूसरा, मान लीजिए ये दो लाइन है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है और एक दूसरे को थीटा पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो डायरेक्ट tan थीटा या m की वैल्यू जो हो जाएगी, tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 माइनस m2 मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इधर की जो चीज़ें हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम में, बट आई थिंक एसएससी वगैरह में एक दो बार पूछा गया है, तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, विद इन सेकंड में रिवाइज कर रहा हूँ। अगर एक दो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, एक का स्लोप m1 है तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा, m1 और m2 क्या हो, मतलब दूसरे का m2 है तो m1 और m2 बराबर। अगर एक का स्लोप m1 है तो दूसरा भी m1 हो जाएगा, या कह लो दोनों बराबर होते। वहीं पर अगर एक दूसरे की लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हो तो -1 होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m पता है तो दूसरा निकल जाएगा, -1 अपॉन दूसरा वाला, ठीक है, पहला वाला। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है x1 और y1 और एक कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c की इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में दिया हुआ है और आपसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट हो जाता है ax1, ये x1 y1 पता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², ये चीज़ें मॉड में रहेंगी क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। तो गाइज ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे बाहर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो यहीं से आएंगे, गारंटी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा कम अच्छा लगता है ना, क्योंकि चीज़ें मेहनत करके जब बनाई जाती हैं तो लगता है कि उस पर अगर कोई रिस्पॉन्स देता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। अगर आप सोचें मोटिवेशन, आप लोग का ये मतलब नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप थोड़ा बहुत मोटिवेट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए और बहुत अच्छी लग जाए तो शेयर कर दिया करिए, इससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक आप शेयर जरूर करेंगे और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।